नॉस्ट्राडेमस की जो प्रेडिक्शंस हैं, वो आम तौर पे जो राइटर्स हैं, उन्होंने काफ़ी मैनिपुलेट कर दी हैं। यानी कि जैसा कि हम 1990s में जब प्रेडिक्शंस पढ़ते थे, तो उसमें होता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी 1999 में, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शंस में जब इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो फेक प्रेडिक्शंस बहुत आ गई। एक्चुअल में नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शंस इतनी गलत नहीं गई हैं। लेकिन लोगों का उन पे थोड़ा-सा विश्वास कम इसलिए है क्योंकि लोगों ने अपनी किताबें ताकि उनकी बिक पाएँ, किताबें उनका बिज़नेस अच्छा चल पाए, तो लोग उसे हमेशा अगले 1-2 साल से रिलेट करते गए कि अभी ये होने वाला है, अभी वो होने वाला है, जबकि वो होता कुछ नहीं है। तो नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शंस अगर आपको मालूम हो तो कुछ भी वो क्लियरली नहीं लिखते हैं, है ना? और थोड़ा इनडायरेक्टली लिखते हैं, आम तौर पे आपको होने के बाद इंसिडेंट मालूम पड़ता है। उसी तरीके से मैंने बाबा वांगा जो है उनका काफ़ी आप बुल्गारिया की महिला हैं, तो आप अगर हमारे चैनल जर्नलिस्ट गुरु पे जाएँगे तो आप उनके बारे में हमने वीडियो भी बनाया था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक्चुअली वही चीज़ मैं कहने के लिए मैं भूल गया था। जब मैं देखा आपका चैनल जो जर्नलिस्ट ग्रुप के नाम से है यूट्यूब चैनल, उसमें मैं एक वीडियो देखा आपने बाबा वांगा के बारे में बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आपने प्रेज़ेंट किए हैं और जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल सही भी साबित हो रहा है। जी, बताइए। तो बेसिकली बाबा वांगा जो है उनके बारे में भी मैंने इस एक इंग्लिश मैगज़ीन में पढ़ा था कोई 20 साल पहले लगभग, तो उनके बारे में भी मैं मतलब पढ़ता रहता था लगातार। लेकिन बाबा वांगा क्योंकि मैं साल दर साल उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ, उनकी प्रेडिक्शंस और जैसा कि वहाँ के जो रिसर्चर हैं खुद ही कहते हैं, जो बुल्गारिया के और रशियन रिसर्चर्स जिन्होंने उन पे रिसर्च करी कि उनकी प्रेडिक्शन भी 80% ठीक होती है। और नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शन में तो आप कुछ समझ में नहीं आता है, जब हो जाता है इंसिडेंट तब लोग रिलेट करते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा-सा एक सिचुएशन देता हूँ, थोड़ी इमेजिनेटिव सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप लिटरेचर में बहुत अच्छा लिखते हैं, आप एक अच्छे कवि हैं या आप कुछ अच्छा लिखना जानते हैं, तो आप जो है या आप शेर व शायरी जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जैसे कि आप सत्या भांजा हैं, आप मान लीजिए आप अपनी एक किताब लिख दीजिए और उसमें ये लिख दीजिए मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ और बहुत सारी अपीलिंग लाइन्स लिख दीजिए। तो होगा ये आज से 50, 100, 200, 300 साल बाद कोई ना कोई लाइन किसी न किसी इंसिडेंट से लिंक हो जाएगी और लोग कहेंगे कि देखिए ये सत्या भांजा ने 300 साल पहले बता दिया था। तो इस तरीके का कई लोगों का व्यू पॉइंट है नॉस्ट्राडेमस के बारे में। लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि उनकी वाक़ई कई प्रेडिक्शंस बहुत सटीक बैठी हैं, जैसे कि हिटलर के लिए उन्होंने हिस्टर टर्म यूज़ किया था। वो कुछ भी जी, डायरेक्ट नहीं हिटलर। हाँ, बोलिए। जी, आपने बोले हिटलर के लिए उन्होंने क्या नाम इस्तेमाल किए थे? हिस्टर हिस्टर हिस्टर। से टर्म यूज़ किया था, ठीक है? ये सबसे क्लोज़ उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था। उसके अलावा सबसे हैरतअंगेज़ चीज़ जो है मैंने जब ये डॉक्यूमेंट्री देखी तब मैं बच्चा ही था, तो उसमें था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर या दुनिया में जो अगली जो बड़ी वॉर है, वो टेरर करेगा और टेरर उस मूवी में एक आदमी को दिखाया गया था। तो लोग जब तक ये टेररिज़्म का 9/11 नहीं हुआ, उसके बाद ये वॉर ऑन टेरर का कॉन्सेप्ट नहीं आया, 1990 या 80s में लोग सोचते थे टेरर किसी आदमी का नाम होगा, किसी आदमी से एसोसिएट करते थे जो कि शायद मिडल ईस्ट में होगा और वो आदमी वॉर करेगा। लेकिन बाद में हुआ यही, वॉर ऑन टेरर हुई और उसी वॉर ऑन टेरर एक तरीके से आज भी चल रही है। जो अफ़गानिस्तान में 9/11 के अटैक हुए, उसके बाद जो शुरू हुई, वो आज आज भी चल रही है। लेकिन वो जो है टेरर एक कॉन्सेप्ट था और टेरर वर्ड जो है ये 1990 से पहले इतना नहीं यूज़ होता था। अगर आप 70s में 80s में जाएँगे तो लोग इस कॉन्सेप्ट को जो टेररिज़्म का कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब समझने लगे हैं और वही चीज़ नॉस्ट्राडेमस ने पहले लिख दी थी। तो होता ये है कि हिटलर के होने से पहले किसी ने हिस्टर टर्म किसी और से हो सकता है लिंक किया हो। लेकिन जो उसने हिस्टर के बारे में लिखा था, बाद में वही जो है वो पूरी तरीके से मैच कर गया हिटलर के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शन जो भी लोग ये काम करते हैं कि नॉस्ट्राडेम अपनी तरफ से प्रेडिक्शन लिख के उसे नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शन बता देते हैं। ये लोग बहुत काम करते हैं। इंटरनेट पे ऐसी झूठी वो अफ़वाहें फैलाने वाले बहुत हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप किसी की भविष्यवाणी के साथ छेड़छाड़ करें या ना करें, नॉस्ट्राडेमस के साथ कभी ना करें। और मेरे ख्याल से आप जानते होंगे सत्या जी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जी, बताइए आप क्यों कह रहे हैं? नॉस्ट्राडेमस का एक अभिशाप है
कि जो उसकी प्रिडिक्शंस का गलत यूज करने का कोशिश करेगा तो वो उसे उल्टी पड़ जाएंगी। अच्छा। तो हाँ, तो हिटलर जीत रहा था और हिटलर ने जो है वो मतलब हिटलर प्रोपेगेंडा में बहुत मास्टर था, तो फ्रांस के शहरों में उसने पर्चे हवाई जहाज से फहरा दिए कि देखो नॉस्ट्राडेमस ने लिखा है। नॉस्ट्राडेमस फ्रांस का रहने वाला था, तो हिटलर जीत रहा था कि देखो नॉस्ट्राडेमस ने लिखा है कि जर्मनी का फ्रांस पे कब्जा होगा। अच्छा, जर्मनी का फ्रांस पे कब्जा तो हो गया, लेकिन बाद में हिटलर हार गया और बुरी तरह हारा। तो एक वो जो अभिशाप जो है, कर्स है उसके साथ कि उसकी भविष्यवाणियों का जो भी आदमी कोई गलत इस्तेमाल करेगा, कोई बड़ा आदमी, तो उसे उल्टा पड़ेगा वो। तो नॉस्ट्राडेमस की प्रेडिक्शंस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप होने के बाद ही मैक्सिमम केसेस में आप रिलेट कर पाएंगे। बाबा वांगा ने बहुत सारी चीजें बोली हैं। बाबा वांगा ये कहती है कि उन्हें किसी अदृश्य कोई अदृश्य शक्ति जो है वो आकर के बताती थी जो भविष्य है, और जैसे कोई आदमी उनके सामने जाता था तो फिल्म की तरह उसकी पूरी लाइफ उनके शुरू से लेके एंड तक उनकी आंख के सामने से निकल जाती थी। तो उनके पास कोई ना कोई शक्ति तो थी। देखिए, जो आप बाबा वांगा की जो प्रिडिक्शंस है मतलब वो ऐसी है, और कई बार इतनी सही हुई है। उन्होंने 9/11 को भी प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने जोसेफ स्टालिन की मौत को भी प्रिडिक्ट किया था, जो यूएसएसआर के इतने बड़े डिक्टेटर थे। उन्होंने कई मेजर इवेंट बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किए हैं। ये प्रिडिक्शंस जो हैं ये आपको नॉर्मली जब तक आप किसी आपका सिक्स्थ सेंस ना हो या आप किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से बात ना कर रहे हो, तब तक आप नहीं बता सकते। अच्छा जी। नहीं, लेकिन ये आपने तो बहुत बेहतरीन जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आप पंचसखा के बारे में आपका रिसर्च पेपर क्या कहता है? देखिए, जो पंचशखा के बारे में शुरुआत में मैं आपको बात बताता हूँ कि मतलब सर टू द पॉइंट में मैं ये जानना चाहूंगा कि ये विचार आपके मन में आया कैसे? मैं आपको बताता हूँ। कलकत्ता में मुझे एक एक हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहां पर एक सज्जन मिले और वो उड़ीसा से थे, और उनके पास एक किताब थी भविष्यमालिका, और वो उड़िया में थी जो किताब थी, या उसका किसी कोई ट्रांसलेशन था मुझे नहीं मालूम। तो उड़ीसा वो उसमें थी। तब उन्होंने मेरे को बताया कि प्रोग्राम के बाद कि इसमें जो प्रिडिक्शंस है उनके बारे में, पंचसखा के बारे में और संत अच्युतानंद दास के बारे में उन्होंने मुझे पहली बार बताया। तब मुझे मालूम पड़ा कि इसमें जो प्रिडिक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा सटीक होती हैं, लेकिन जो बाकी स्टेट के लोग हैं इसके बारे में नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ओल्ड उड़िया में थी और ओल्ड उड़िया से और अब जो है ये न्यू उड़िया में जो ट्रांसलेट हुई है, जैसा कि लोग। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जब काफी सारा बताया, तब मैंने इस पे रिसर्च करनी शुरू करी, और बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्रिडिक्शंस पे ही रिसर्च करते हैं, और ऐसे लोग इवन आईआईटी के पास आउट हैं। मैंने उनसे भी बात करी है, जैसे आईआईटी कानपुर के एक पास आउट है जिन्होंने किताब लिखी है 2000, मेरे को जहां तक टाइटल याद है, बियॉन्ड 2012 ऐसे करके कुछ है। तो मैंने वो किताब भी पढ़ी, मैंने उन सज्जन से भी बात करी जिन्होंने वो किताब लिखी थी। तो वो जो है उनको काफी नॉलेज थी। उस किताब में जो बियॉन्ड 2012 की आप बात कर रहे हैं, क्या उस किताब में मालिका के बारे में कुछ जिक्र किया गया है? हाँ, उस किताब में भी है भविष्य मालिका के बारे में, लेकिन उसमें ज्यादा जोर जो है वो कॉस्मिक एनर्जी पे दिया गया है। उनका कहना ये है कि भविष्य कुछ भी होता है, मान लीजिए कोई भविष्य है, लेकिन त्रिदेव कभी भी उसे बदल भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लिखा है हमेशा वही होगा, वो नहीं है। जो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं वो चेंज कर सकती है, और उनका कहना है कि हर 13,000 साल में आइस एज आती है। तो अभी 10,000 साल निकल गए आइस एज आए हुए, तो 3,000 साल के बाद आइस एज आ जाएगी। और उनका कहना है कि जो बाबा वांगा है, बाबा वांगा का जो प्रोडिक्शन है, या इवन नॉस्ट्राडेमस का भी प्रोडिक्शन उसी ओर है कि अभी धरती के 2-3 हजार साल और हैं, जिस फॉर्म में हम देखते हैं। तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि 13,000 साल, अगर हर 13,000 साल में आइस एज आती है तो 10,000 साल ऑलरेडी निकल गए हैं, यानी कि अगले 3,000 साल बाद फिर से एक आइस एज जो है वो धरती पे आएगी, और वो प्रोबेबली अभी की जैसी सिविलाइजेशन है उसका एंड हो सकता है। जी। तो एक्चुअली मैं एक चीज जानना चाहूंगा। मैं आपके चैनल जब स्टडी कर रहा था तो मैं देखा कि मतलब आपने बांग्लादेश के ऊपर एक वीडियो बनाए थे आपने। बांग्लादेश। बांग्लादेश और थोड़ा उड़ीसा भी इसमें लिंक था। एक्चुअली वो मसला क्या था?
दरअसल बांग्लादेश में मैं जो है वो स्टडी मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, जो बांग्लादेश जो है, और मैं असम में रहा भी हूँ। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैं असम में ही पैदा भी हुआ हूँ। मेरा प्लेस ऑफ बर्थ असम। भी। तो मैं मतलब हमेशा से ये सोचता था कि ये असमीज़ और बंगाल ये फ्रिक्शन जो है, ये क्यों है? तो फिर उसके बाद जो है मालूम पड़ा कि बांग्लादेश की सारी प्रॉब्लम बंगाली हिंदूस जो आसाम में गए रहने, बंगाली रेफ्यूजी तो बंगाली हिंदू लेकिन बांग्लादेश से बाहर क्यों आए? फिर जब मैं उसमें रिसर्च करने में गया तब मुझे मालूम पड़ा। फिर उसी रिसर्च करते-करते मुझे मालूम पड़ा कि 3 जगन्नाथ के बड़े मंदिर जो हैं भगवान जगन्नाथ के बांग्लादेश में भी है और बांग्लादेश में भी उड़िया लोग रहते हैं। फिर उसी रिसर्च में मेरे को ये मालूम बोनास लोगों के बारे में मालूम पड़ा जो मैंने वीडियो बनाया था। और बोनास के बाद वीडियो बनाने के बाद जो है मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल भी आए थे, फिर मैंने सोचा था अगला वीडियो नहीं बनाऊँगा। लेकिन फिर मैंने सिलहट पे अगर आपको मालूम हो कि सिलहट पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है क्योंकि वहाँ पर उड़िया जो ओडिशा के जो लोग थे उनको वोट नहीं देने दिया गया था सिलहट में, जिस वजह से सिलहट पाकिस्तान में चला गया था जो आज की तारीख में बांग्लादेश है। तो सिलहट में उस समय जो उड़िया लोग थे, वो हिंदू थे, अगर वो सारे अगर उन्हें वोट करने दिया गया होता, अगर मुस्लिम लीग वाले उन्हें वोट करने से नहीं रोकते और असम के जो पहले मुख्यमंत्री थे, अगर गोपीनाथ बोरदोलोई तो अगर उनका हाथ नहीं होता उन लोगों को रोकने में, तो आज सिलहट भारत में ही होता। और तब मेरे को जब मैं ये सब जब कर रहा था तब बोनाज़ लोग जो वहाँ पर जो रहते हैं, उड़िया लोग, तो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा, तो तब मुझे उसके बारे में मालूम पड़ा और कहीं न कहीं से मैं कुछ भी करने जाता हूँ, तो उसमें ओडिशा आ जाता है। जैसे मैंने बाली पे वीडियो बनाया, बाली पे मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि बाली में जो हिंदू हैं, तो बाली हिंदू आइलैंड क्यों है? इस पे हमने एक अलग वीडियो बनाया था कि 98% जो है बाली में हिंदू रहते हैं, जबकि इंडोनेशिया में 98% मुस्लिम है। तो उसमें भी रिसर्च करते-करते मालूम पड़ा है कि भगवान जगन्नाथ वहाँ की जो बाली के जो हिंदू हैं, उनकी प्रेयर में भगवान जगन्नाथ का भी नाम आता है। फिर मैंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ का नाम लेकिन क्यों आता है? वो बाली के हिंदुओं की प्रेयर में। तब मुझे मालूम पड़ा कि बाली जात्रा फेस्टिवल के बारे में, जो कि उड़ीसा से लिंक्ड है। तो इस तरीके से हम मतलब कहीं भी कुछ भी पढ़ने जाते हैं, तो आमतौर पे उड़ीसा में ही पहुँच जाते हैं। तो सर आपको क्या लगता है, अब कहीं भी रिसर्च करने जाते हैं तो उड़ीसा का जिक्र अक्सर हो ही जाता है, तो उसका मेन वजह क्या है? उसका मेन वजह ये है कि उड़ीसा अब उड़ीसा जिसे आप कहते हैं, वो अभी भी जो है ऐसी अकेले इंडिया में टेरिटरी है, जहाँ पर धर्म में डाइल्यूशन बहुत कम हुआ है। आप ये देखिए कि ओडिशा में 94% हिंदू हैं और ओडिशा के लोग जो हैं, वो एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि कट्टर हिंदू है, तो भी मतलब कोई गलत नहीं होगा। वो हिंदू धर्म को फ़ॉलो करते हैं, मतलब पॉज़िटिव सेंस में कट्टर कह रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं। तो वो लोग अपने ट्रेडिशंस और सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं। अब उड़ीसा के हिंदू पता नहीं कितने टाइम पहले बाली गए होंगे, लेकिन तब भी वहाँ के टेम्पल्स की प्रेयर में भगवान जगन्नाथ का नाम है। वो लोग नहीं बता सकते कि वो उड़ीसा से आए थे। जो वहाँ पर जो हिंदू हैं, कई हिंदू जो हैं, लेकिन जो रिसर्चर अगर कोई जाएगा तो वो बता देगा कि ये लोग उड़ीसा से आए हैं, ठीक है? वो लोग अभी भी अपनी जो पुरानी परंपराएँ हैं, उन सबको फ़ॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही जो बांग्लादेश में जो है, ब मैंने आपको बताया भगवान जगन्नाथ के 3 टेम्पल भी हैं और जहाँ पर अभी हाल-फिलहाल में जो राइट्स हुए थे, जो बुरी तरीके से अक्टूबर के महीने में कोमिला में, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मंदिर है भगवान जगन्नाथ का और कोमिला में जो मंदिर है, उसकी त्रिपुरा से भगवान जगन्नाथ और की मूर्तियाँ जो हैं और बाकी मूर्तियाँ जो हैं, जो आप हर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में देखते हो, जगन्नाथ जी। मंदिर मूर्तियाँ त्रिपुरा से लेकर के आई गई थी। तो यानी कि त्रिपुरा में भी जगन्नाथ मंदिर है। तो आप अगर कितना भी आप कहीं पर भी जाओगे, तो ये अनडाइल्यूटेड फॉर्म में जो उड़ीसा के लोग हैं, वो अपने ट्रेडिशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं और भारत में कई संत महान हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आप देखिए ना कि मतलब भविष्य मालिका जो है, इतना जो ग्रंथ है, आज इंटरनेट की वजह से काफ़ी लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस भी आई है। इसे किस तरीके से इसमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं हुआ है उसका, उसमें किसी ने अपनी तरफ से कोई लाइनें नहीं ऐड करी हैं। बाबा वेंगा के बारे में जितनी भविष्यवाणियाँ हैं, उसमें बहुत सारी लोगों ने मन से लिख करके बाबा वेंगा तो कुछ लिखती नहीं थी, कोई और लिखता था, वो सिर्फ़ बोलती थी। लोगों ने अपनी तरफ से उसमें मिर्च मसाला लगा करके इंटरनेट पे डाल दिया। नॉस्ट्रेडेमस के साथ भी वही हुआ। लेकिन अगर आप संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों की बात करेंगे, तो उसमें अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डाइल्यूशन हुआ है। मतलब आपका ये मानना है कि वो पूरी तरीके से जो भी लिखा गया है, वो एक-एक करके सच हो रहा है?
वो एक-एक करके सच हो रहा है।